नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एनएसएस एसोसिएट में। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे बायोलॉजी से संबंधित 2 अंकीय प्रश्न उत्तर। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अलैंगिक और लैंगिक जनन में क्या अंतर है। तो आप ठीक इसी प्रकार कॉलम बना लेंगे और कॉलम बनाने के बाद एक तरफ लैंगिक जनन और एक तरफ अलैंगिक जनन को लिखेंगे। तो अलैंगिक जनन में लिखेंगे, यह निम्न श्रेणी के अकशेरुकीय व कशेरुकीय सहित साधारण संरचना वाले पादपों में होता है। और लैंगिक जनन में लिखेंगे, यह प्रायः सभी जंतुओं एवं उच्च पादपों में होता है। फिर दूसरा नंबर लिखेंगे, यह हमेशा यूनी पैरेंटल होता है। लेकिन लैंगिक जनन में लिखेंगे, यह प्रायः बाय पैरेंटल होता है। अलैंगिक जनन में लिखेंगे, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। लेकिन इस लैंगिक जनन में लिखेंगे, इसमें युग्मक का निर्माण होता है, यानी इसमें युग्मक हमेशा बनता है। फिर चौथा नंबर लिखेंगे, इसमें निषेचन नहीं होता है। अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है, लेकिन जो लैंगिक जनन है इसमें निषेचन की क्रिया होती है। अगला प्रश्न है, एनिमोफिली का वर्णन करें। तो एनिमोफिली इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बता रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। डिफाइन एनिमोफिली। तो यह एक तरह का, यानी यह एक प्रकार का पर परागन है, जिसमें एक परिपक्व परागकोश से परागकण की स्थानांतरण किसी पिस्टिल के वर्तिकाग्र पर वायु के द्वारा होता है। इसे हम लोग एनिमोफिली कहते हैं। जैसे मक्का, कोकोनट, पाम्स इत्यादि इसके उदाहरण है। और अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह ऑर्निथोफिली पर टिप्पणी लिखें। तो यह एक प्रकार का एलोगेमी है जो पक्षी द्वारा संपन्न होता है। इसके लिए खास प्रकार की पक्षी होती है। ये आकार में छोटा परंतु लंबी चोंच वाली होती है। इसके प्रमुख उदाहरण है सनबर्ड्स, जो कभी कभी पुष्प पर ही आराम करते दिख जाते हैं। कुछ अन्य ऐसे पक्षी के उदाहरण है, जैसे कौवा, तोता एवं मैना। अगला प्रश्न है, प्रभाविता का नियम क्या है। तो इस नियम के अनुसार जब दो विपरीत एलील किसी जीवधारी में एक साथ आते हैं, तब उनमें से केवल एक बाह्य रूप से दिखाई पड़ता है तथा दूसरा दबा हुआ रहता है। दिखाई पड़ने वाले लक्षण को प्रभावी तथा नहीं दिखाई देने वाले लक्षण को अप्रभावी कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पृथक्करण या विसंयोजन के नियम को लिखें। तो पृथक्करण के नियम के अनुसार जब विपरीत लक्षण के जोड़े को क्रॉस कराया जाता है, तो युग्मक अथवा गेमिट्स बनते समय एक जोड़ी के एलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फलतः प्रत्येक युग्मक में दो में से केवल एक एलील रहता है। यह युग्मक अपने में शुद्ध होता है, क्योंकि किसी लक्षण के लिए केवल एक एलील इसमें रहता है। अगला प्रश्न है, पुनेट स्क्वायर को परिभाषित करें। तो पनेट या पुनेट स्क्वायर को रिगनाल्ड सी पनेट नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। यह एक प्रकार का ग्राफिकल प्रदर्शन है, जिसमें किसी जेनेटिक क्रॉस द्वारा संतति के सभी संभावित जीनोटाइप्स के प्रोबेबिलिटी की गणना की जा सकती है। संभावित गेमेट्स को दोनों तरफ लिखा जाता है, प्रायः टॉप रो एवं बायां कॉलम्स। तो सभी संभावित कॉम्बाइनेशंस को वर्गाकार अथवा स्क्वायर बॉक्स के अंदर निरूपण किया जाता है। अगला प्रश्न है,
मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण पर नोट लिखें। तो इसका उत्तर यानी जवाब देंगे सबसे ऊपरी मृदा के उर्वर होने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। उर्वर मतलब फसल उगने के लिए शक्तिशाली। लेकिन मनुष्य के क्रियाकलापों यानी जो मनुष्य कार्य करते हैं, जैसे अधिक खेती करने से अबाधित चराई, वनोन्मूलन यानी वन को उखाड़ फेंकते हैं, और सिंचाई के घटिया तरीकों के कारण यह शीर्ष स्तर काफ़ी आसानी से हटाया जा सकता है, जिसके कारण शुष्क भूमि खंड बन जाते हैं यानी खंडहर बन जाते हैं। कालांतर में जब ये भूमिखंड आपस में जुड़ जाते हैं तो मरुस्थल का निर्माण होता है। पूरे विश्व में यह माना जाता है कि मरुस्थलीकरण खासकर बढ़ते हुए नगरीकरण के कारण आजकल एक मुख्य समस्या है। अगला प्रश्न है माध्यमिक अथवा हेलोबियल भ्रूणपोष क्या है। तो इस प्रकार के भ्रूणपोष में केंद्रक के विभाजन के द्वारा दो कोशिकाएं बनाती है अथवा बनती है। इसमें एक बड़ी होती है तथा दूसरी छोटी। कहता है कि बड़ी कोशिका को माइक्रोपाइलर चैम्बर तथा छोटी कोशिका को चिलजर चैम्बर कहते हैं। माइक्रोपाइलर चैम्बर के केंद्रक में विभाजन के द्वारा मुख्य भ्रूणपोष बनता है। यह एक बीजपत्री पौधों के हेलोबी समुदाय में पाया जाता है, इसलिए इसे हेलोबियल अथवा माध्यमिक भ्रूणपोष कहते हैं। अगला प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग पर नोट लिखें। तो पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि को जब विश्व स्तर पर विचार किया जाता है तो इसे भूमंडलीय तापन अथवा ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। पृथ्वी का तापमान सीमा से अधिक बढ़ने पर ध्रुवीय हिमटोप के पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ने तथा बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा माना जाता है कि 2050 ईस्वी तक पृथ्वी के तापमान में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 4.5 सेंटीग्रेड तक वृद्धि होगी। फलतः बहुत सारे द्वीप एवं समुद्रों तटों पर बसे शहर समुद्र में समा जाएंगे। इसका गंभीर परिणाम हो सकता है। अगला प्रश्न है गेहूं की अधिक उपजा वाली एवं रोग प्रतिरोधक दो किस्मों के नाम दें। तो इसका उत्तर है गेहूं की अधिक उपजा वाली दो रोग प्रतिरोधक किस्में निम्न है। एक है सोनालिका और दूसरा है कल्याण सोना। अगला प्रश्न है जैव आवर्धन क्या है। तो उत्तर है जैव आवर्धन का तात्पर्य क्रमिक पोषण स्तर पर आविषाक्त की सांद्रता में वृद्धि का होना। इसका कारण है जीव द्वारा संग्रहित आविषालु पदार्थ उपाचयित या उत्सर्जित नहीं हो सकता है और इस प्रकार यह अगले उच्चतर पोषण स्तर पर पहुंच जाता है। यह परिघटना पारा और डीडीटी के लिए सुविदित है। अगला प्रश्न है क्रिस क्रॉस आनुवंशिकता क्या है। तो यह एक प्रकार का लिंग सहलगनता आनुवंशिकता है जिसमें एक परनेट के आनुवंशिक गुण उसके ग्रैंड चाइल्ड के समान लिंग में विपरीत लिंग के ऑफ स्प्रिंग द्वारा जाता है। अर्थात पिता से आनुवंशिक गुण पौत्र में उसकी पुत्री द्वारा, जबकि माता से आनुवंशिक गुण पौत्री में उसके पुत्र द्वारा जाया करता है। अगला प्रश्न है ऑपेरॉन क्या है। तो ऑपेरॉन एक प्रकार के संलग्न जीरों का समूह है जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। इसमें कई निम्नलिखित जीन शामिल है। इसमें सबसे पहला है संरचनात्मक जीन, ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। दूसरा है ऑपरेटर जीन, ये
सलकों से बंध कर निश्चित करते हैं कि संरचनात्मक जीन कार्यशील होंगे या नहीं। अगला प्रश्न तीसरा नंबर है प्रोमोटर जीन। यह आरएनए पॉलीमेरेज का बंधन स्थान है। और डी नंबर है रेगुलेटर जीन। तो यह दमन कार्यों को पैदा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगला प्रश्न है बायो पायरेसी के मुख्य आइटम्स अथवा तत्व का वर्णन करें। तो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पादप एवं जंतु तथा आनुवांशिक पदार्थ बायोपायरेसी के कॉमन आइटम्स है। अगला प्रश्न है कि बायोपायरेसी क्या है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्रीय या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूरक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। अगला प्रश्न है जैविक प्रौद्योगिकी में आधुनिक खोज के लिए कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो इसका उत्तर है पहला कृषि, दूसरा औषधि क्षेत्र, फिर है फूड इंडस्ट्री, फिर है फर्मेंटेशनल टेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगला प्रश्न है पक्षी में ब्रूड पैरासिटिज्म पर नोट लिखें। तो पक्षियों में ब्रूड पैरासिटिज्म एक दिलचस्प उदाहरण है परजीवी का। इसमें कोई परजीवी की अपनी परजीवी पक्षी अपना अंडा अपने पोषक यानी होस्ट पक्षी के घोंसले में छोड़ देती है, जहां अंडा सेवन पोषण पक्षी द्वारा किया जाता है। ऐसे अंडा का आकार तथा रंग पोषक पक्षी के अंडे के समान ही होता है। ऐसी परजीविता का एक प्रमुख उदाहरण है कौवा तथा कोयल के बीच, है ना, कौवा तथा कोयल के बीच ऐसा ही कुछ उदाहरण है। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है 23वां, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि ऐसे आनुवांशिक विकार वाले मनुष्यों में एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम की संख्या होती है, अर्थात कुल 47 XXY क्रोमोसोम होते हैं, यानी क्रोमोसोम हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति में मादा लक्षण भी प्रकट होते हैं। ऐसे व्यक्ति बांझ कहलाते हैं। अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि स्टोन स्पीसीज से आप क्या समझते हैं। तो कुछ जंतुओं में लंबे समय तक परिवर्तन हो जाते हैं जो पर्यावरण को बनाए रखता है, इसे ही कि स्टोन स्पीसीज कहते हैं। ये स्पीसीज अन्य स्पीसीज के नियंत्रण को प्रमुख भूमिका निभाता है। हाथी तथा घड़ियाल की स्टोन स्पीसीज के प्रमुख उदाहरण है। हाथी वृक्ष की टहनियों एवं खालों को खाता है तथा जड़ों को उखाड़ फेंकता है। इस प्रकार जंगल द्वारा ग्रासलैंड की दखल को रोका जाता है, जहां पर चरने वाले जानवरों की अधिकता होती है। घड़ियाल अपने स्विमिंग मूवमेंट द्वारा वृक्ष जड़ित दलदली मिट्टी में छोटा छेद अथवा पीट बना देता है, जिससे सूखे की अवस्था में बहुत सी मछली एवं अन्य जलीय जंतु पीठ में रहकर अपना जान बचाती है। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है 26 का, खनिजीकरण क्या है। तो इसका उत्तर है कि कार्बनिक पदार्थ से नॉन मेटेरियल्स जैसे CO2, H2O तथा मेटेरियल्स जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और NH4 का निकलना खनिजीकरण कहलाता है। और अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्रॉस ओवर क्या है। तो क्रॉसिंग ओवर के दरमियान गुणसूत्र में एक्सचेंज खंड को क्रॉस ओवर कहते हैं। अगला प्रश्न है जीनोटाइप क्या है। तो कुल वंशानुगत जीन किसी जीव का जो दोनों पेरेंट्स में आता हो, चाहे उसका गुण प्रकट हो या ना हो, उसे जीनोटाइप कहते हैं।
अगला प्रश्न है इम्पोर्टेंट, यहाँ भ्रूण क्या है? तो भ्रूण कोश या पुटी के बीजांड द्वारा सिरे पर विकसित होना, जहाँ पर युग्मनज स्थित होता है। अधिकतर युग्मनज तब विभाजित होता है जब कुछ निश्चित सीमा तक भ्रूण कोश विकसित हो जाते हैं। युग्मनज प्राक भ्रूण के रूप में वृद्धि करता है और इसके सापेक्ष ही गोलाकार, हृदयाकार तथा परिपक्व भ्रूण में वृद्धि करता है। एक प्रारूपी द्विबीजपत्री भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष तथा 2 बीजपत्री समाहित होते हैं। अगला प्रश्न है हर्कोगेमी पर टिप्पणी लिखें। इंपॉर्टेंट प्रश्न आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये है हर्कोगेमी पर टिप्पणी लिखें, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हर्कोगेमी एक प्रकार का यांत्रिक तरीका है स्वपरागन को रोकने का तथा पर परागन को बढ़ावा देने का। फिर कहता है कि कालीमिया में परागकोश कोरोला पॉकेट के अंदर होता है। फिर कहता है कि साइप्रिडियम में वर्तिकाग्र कीट के प्रवेश मार्ग के पास तथा परागकण बहिर्भाग में पास होता है। फिर कहता है कि कैलोट्रोपिस तथा आर्किड्स में परागकण पॉलिनिया में रहता है जो कीटों द्वारा भरा जाता है। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है यहाँ ऑटोगेमी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें अथवा नोट लिखें। तो यह एक प्रकार का स्वपरागन है जिसमें एक पूर्ण अथवा इंटरसेक्सुअल पुष्प का अपने ही परागकण द्वारा परागण होता है। यह तभी संभव होता है जब परागकोश एवं वर्तिकाग्र एक दूसरे के समीप हो जाते हैं तथा परागकण का निकलना एवं वर्तिकाग्र द्वारा ग्रहण करना एक साथ हो सके। यह 3 विधि से होता है, होमोगेमी, कैलिस्टोगेमी और कली परागण। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है भ्रूण कोश की घटक कोशिका का नाम दें। तो इसमें सबसे पहला उत्तर है कि भ्रूणपोष की घटक कोशिकाएं निम्नलिखित है। इसमें पहला है अंडा सहायक कोशिका, द्वितीयक केंद्रक और एंटीपोडल कोशिका। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न VNTR अनुषंगी वेरिएबल नंबर ऑफ टर्म्ड रिपीट है ना। रिपीट से आप क्या समझते हैं, यानी इसको शॉर्ट में VNTR कहते हैं। तो VNTR से आप क्या समझते हैं? तो VNTR अनुषंगी DNA की श्रेणी से संबंधित है, इसलिए इसे लघु अनुषंगी कहते हैं। इसमें एक छोटा DNA अनुक्रम बहुरूपी संख्या में अनुबंधित व्यवस्थित होता है। किसी व्यक्ति के एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र की संख्या में विभिन्नता मिलती है। फिर कहता है कि पुनरावृत्तों की संख्या में बहुत अच्छा श्रेणी की बहुरूपता मिलती है। फिर कहता है जिसके फलस्वरूप VNTR के आकार में परिवर्तित होती है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।